हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जुड़ चुके हैं क्लास 12 का बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव में, जो कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि क्लास 12 का है और इसमें सब्जेक्ट बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है। और हम लोग आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव आज पढ़ा रहे हैं, यह ऑब्जेक्टिव परीक्षा बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरा वीडियो को अवश्य देखिएगा और जो क्वेश्चन में किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन की ओर। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वह कहता है द्विखंडन किसमें पाया जाता है। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है कहा गया द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वह ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी है आपका पैरामीशियम, ऑप्शन सी है आपका जलकुंभी और ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। आपको इस प्रश्न में जो आंसर सही लगता है कमेंट में शेयर कीजिए, हम आपका आंसर देखने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग थोड़ा सोचिए कि इस प्रश्न में ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। प्रश्न है हम लोगों का कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। आपको जो आंसर सही लगे कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम आप लोग को बता देते हैं हम लोग का जो पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा। कहता है द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो जो द्विखंडन पाया जाता है वह अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है जिसमें कि द्विखंडन की क्रिया पाया जाता है। और हम लोग का जो ऑप्शन नंबर डी है ए और बी, मतलब ए और बी दोनों, तो ए और बी हम लोग का दोनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी दोनों। और आपका जो यह जलकुंभी ऑप्शन में पाया गया है, यह जलकुंभी एक प्रकार का फूल है जो पानी में पाया जाता है। इसी जलकुंभी को, यह जो जलकुंभी है यह भारत में पहले नहीं पाया जाता था, लेकिन हमारे देश के एक विद्वान एक बार बंगाल घूमने गए थे, जहां पर उसको यह जलकुंभी का जो फूल है वह देखने में बहुत सुंदर लगा, जिसके कारण इसको बंगाल से यहाँ लाकर भारत में लगाया गया। और यह जलकुंभी जब से आया, उससे पहले आप लोगों को बता दें जो जलकुंभी है इसको बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह जलकुंभी जिस पानी में रहता है उस पानी से यह ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके कारण उस पानी में रहने वाले जीव जंतु खतरे में पड़ जाते हैं। इसीलिए इसको बंगाल से हटा दिया गया। लेकिन भारत के एक व्यक्ति को, एक विद्वान को यह फूल बहुत अच्छा लगा, इसीलिए लाके इसको भारत में लगाया। और आजकल हम लोग देखते हैं नदी तालाब में यही जलकुंभी भरा हुआ रहता है। तो हम लोग का इस प्रश्न का जो सही आंसर है द्विखंडन जिसमें पाया जाता है वह है अमीबा और पैरामीशियम। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हम लोग का प्रश्न है वह है, अगला हम लोग का प्रश्न है, कहता है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। इस प्रश्न में भी आपको चार ऑप्शन दिया गया है। आपको इसमें से जो सही लगे उस प्रश्न को आप कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग का जो पहला ऑप्शन है वह ऑप्शन ए में अंडाणु, ऑप्शन बी में ऑप्शन दिया गया आपको शुक्राणु, ऑप्शन सी है आपका युग्मनज और ऑप्शन डी है सभी। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो आपको सभी दिख रहा है, सभी का मतलब होता है ए बी और सी तीनों सही। जब जिस समय आपको यह लगे कि ऑप्शन तीनों सही है उस समय आपको उत्तर में डी ऑप्शन क्लिक करना है या डी ऑप्शन को सही करना है। आपको सबसे पहले इसमें पहचानना है कि निम्न में से, निम्न का मतलब होता है नीचे, निम्न का मतलब होता है जो नीचे आपको दिया गया है। कहता है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है अंडाणु, ऑप्शन नंबर बी में है आपका शुक्राणु, ऑप्शन नंबर सी में है आपका युग्मनज और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से सभी या सभी। आपको जो आंसर सही लगे उस आंसर को आप कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का सही उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो निम्न में से किसमें कौन द्विगुणित संरचना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा युग्मनज। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है युग्मनज। आप जो यह अंडाणु दिख रहे हैं यह मादा युग्मक है। आपको जो यह अंडाणु दिख रहा है यह मादा युग्मक है, यह मादा युग्मक है। और आपको जो यह शुक्राणु दिख रहा है यह नर युग्मक होता है। आपको जो यहाँ शुक्राणु दिख रहा है यह नर युग्मक होता है और यह जो अंडाणु दिख रहा है यह मादा युग्मक होता है। जब दोनों आपस में निषेचन करते हैं
मतलब कहने का जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन, और निषेचन के फलस्वरूप ही हम लोग का युग्मनज का निर्माण होता है। मतलब निषेचन के फलस्वरूप हम लोग का युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के फलस्वरूप ही हम लोग का युग्मनज का निर्माण होता है। और यह जो आपको अंडाणु दिख रहा है यह एक अगुणित संरचना है। यह जो आपका अंडाणु दिख रहा है यह एक अगुणित संरचना है, और यह जो शुक्राणु दिख रहा है यह भी एक अगुणित संरचना है। जब यह दोनों अगुणित आपस में मिलता है तब जाके द्विगुणित संरचना का निर्माण करता है। तो हम लोग का जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी सही है। यह जो युग्मनज है यह एक द्विगुणित संरचना है। तो आप लोग जो भी प्रश्न आप लोग पढ़ते हैं पूरी ईमानदारी के साथ पढ़िएगा, ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न में आपका किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो। हम लोग को पूछ देता है कभी कभी परीक्षा में कि निषेचन क्या है। अगर आपको यह प्रश्न पूछ दे निषेचन क्या है तो आप लोग को जवाब देना है जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में संलयित होते हैं या आपस में मिल जाते हैं तो इसी क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं, और निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है जो कि एक द्विगुणित संरचना है। तो इस प्रश्न का भी हमने सही उत्तर कर लिया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का जो अगला प्रश्न है वह कहता है क्वेश्चन कि उभयलिंगी प्राणी है। मतलब जो नीचे दिया गया है इसमें से कौन उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी का मतलब होता है, उभय मतलब होता है दो, उभय मतलब दो, और लिंगी मतलब लिंग। मतलब जिस प्राणी में दोनों लिंग उपस्थित हो उसे हम लोग उभयलिंगी प्राणी कहते हैं। जिस प्राणी में नर और मादा दोनों लिंग का गुण उपस्थित हो उसे हम लोग उभयलिंगी प्राणी कहते हैं। आप लोग इस प्रश्न का अगर सही उत्तर जानते हैं तो कमेंट में शेयर कीजिएगा। आपको जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वह है मुर्गी, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया वह है सांप, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया वह है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है केंचुआ। आपको बताना है इसमें कौन सा संरचना है, कौन सा इसमें जीव है या कौन सा प्राणी है जो कि उभयलिंगी है। तो आप लोग को बताना इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट करना। तो चलिए हम लोग बता दे जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो यह जो उभयलिंगी प्राणी है जिसमें नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है वह होता है हम लोग का सही उत्तर है केंचुआ। मतलब केंचुआ में नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही उत्तर है। और यह जो आपको मुर्गी दिख रहा है यह एक लिंगी प्राणी है। जो आपको मुर्गी दिख रहा है यह एक लिंगी प्राणी है, और यह जो सांप दिख रहा है यह भी एक लिंगी प्राणी है। यह भी एक लिंगी प्राणी है। और जो हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग जो मनुष्य है, मनुष्य भी एक लिंगी प्राणी है। तो अगर आपको प्रश्न में कभी पूछ दे कि मनुष्य कैसा प्राणी है तो आपको बताना है एक लिंगी प्राणी है। मुर्गी कैसा प्राणी है तो यह भी एक लिंगी प्राणी है। सांप कैसा प्राणी है यह भी एक लिंगी प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, इसका मतलब है कि मुर्गी और सांप दोनों सही है, लेकिन यह मुर्गी और सांप यहाँ आंसर नहीं है क्योंकि उभयलिंगी जो होता है वह केंचुआ होता है। इसलिए हम लोग का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही है, केंचुआ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का जो अगला प्रश्न है वह कहता है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। मतलब मानव के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या है, अगर आपको केवल मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पूछ दे तो वह आपको 46 बताना है। अगर आपको परीक्षा में प्रश्न यह पूछ दे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो आपको 46 बताना है। अगर आपको परीक्षा में प्रश्न यह पूछ दे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है तो वहां पर आपको 23 बताना है।
चलिए हम लोग इस प्रश्न का आंसर देते हैं कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। इस प्रश्न में आपको संख्या पूछ रहा है, तो आपको इसका सही उत्तर कमेंट में शेयर करना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह है 21, ऑप्शन नंबर बी है आपका 23, ऑप्शन नंबर सी है आपका 44 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 46। तो इस ऑप्शन में जो आपको सही लगे वह आंसर हमको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। और हम आप लोग को अभी तुरंत बता चुके हैं कि अगर आपको जोड़ा में पूछेगा तो 46 बताना है, अगर केवल संख्या पूछेगा अगर आपको जोड़ा में पूछेगा तो 23 बताना है, अगर आपको संख्या पूछेगा तो आपको 46 बताना। तो इस प्रश्न में केवल और केवल संख्या पूछना है, इसीलिए हम लोग का सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मतलब 46 सही है। मनुष्य के मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि 46 है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का जो अगला प्रश्न है वह कहता है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? देखिए, एकल जनक का मतलब होता है जिस नए जीव को बनाने में केवल एक जीव भाग ले, मतलब एक ही जनक हो। एकल जनक का मतलब है जब जीव का निर्माण एक ही जनक के द्वारा हो जाता है, एक ही जीव के द्वारा हो जाता है, तो हम लोग उसको कहते हैं एकल जनक। तो हम लोगों को प्रश्न पूछता है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, एकल जनक मतलब एक जनक द्वारा जब संतति की उत्पत्ति हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर बी है अलैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है आंतरिक निषेचन। तो आप लोग को जो सही उत्तर बताना है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप अगर आंसर इसका जानते हैं तो कमेंट में शेयर कीजिएगा, अन्यथा हम आपको आंसर बता देते हैं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा अलैंगिक, क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक द्वारा नए जीव का विकास होता है, नए जीव की उत्पत्ति होता है। और इसी अलैंगिक जनन यह जो है यह एक जनक द्वारा होता है। यह जो है एकल जनकीय प्रक्रिया है, इसमें केवल एक जनक के द्वारा नए संतति की उत्पत्ति होती है और जिस संतान की उत्पत्ति होती है उस संतान को हम लोग क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब होता है जब कोई जीव, क्लोन का मतलब होता है जब कोई जीव अपने माता पिता के हूबहू एक समान हो तो उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। और जब जीव की उत्पत्ति अलैंगिक जनन द्वारा होती है तो वह एकल जनकीय होती है, मतलब एक ही जनक द्वारा इसमें जीव की उत्पत्ति होता है और उसे हम लोग क्लोन शब्द से जानते हैं, उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। क्योंकि यह अपने अकारकी और अनुवांशिकी रूप से, यह जो क्लोन होता है अकारकी और अनुवांशिकी रूप से अपने माता पिता के समान होता है, जिसे हम लोग क्लोन या टू कॉपी भी कह सकते हैं। और यह जो लैंगिक जनन है, यह जो आपको इसमें लैंगिक जनन होता है यह 2 जनकीय होता है। यह जो आपका लैंगिक जनन है यह 2 जनकीय होता है। 2 जनकीय कहने का मतलब है जिसमें जीव के निर्माण के लिए, नए संतति के निर्माण के लिए 2 जनक की आवश्यकता होती है। इसमें युग्मक का निर्माण भी होता है और युग्मक का संलयन भी होता है, जिसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। और यहाँ जो आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन का मतलब है निषेचन की वह क्रिया जो जीव शरीर के या मादा शरीर के अंदर संपन्न होता है, उसे हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। फिलहाल हम लोग का जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है अलैंगिक जनन, जो कि एकल जनकीय है और इसके द्वारा जिस संतति की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का जो अगला प्रश्न है वह कहता है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, मतलब भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस प्रश्न को आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं या कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए जो कि है एन, ऑप्शन नंबर बी है 2n, ऑप्शन नंबर सी है 3n और ऑप्शन नंबर डी है ए एवं सी दोनों।
तो आपको बताना है कि यह जो भ्रूणपोष है यह किस प्रकार की संरचना है। तो आप अगर इसका सही उत्तर जानते हैं तो कमेंट में शेयर कीजिएगा, अन्यथा हम आपको बता देते हैं। तो भ्रूणपोष जो होता है वह त्रिगुणित संरचना होता है। भ्रूणपोष जो होता है वह त्रिगुणित संरचना होता है। इस n का मतलब होता है अगुणित। आपको जो यहाँ n दिख रहा है यह होता है अगुणित, या जो 2n दिख रहा है यह होता है द्विगुणित। या जो आपको 2n दिख रहा है इसका मतलब होता है द्विगुणित, और आपको जो 3n दिख रहा है इसका मतलब होता है त्रिगुणित। कहने का मतलब है यह जो भ्रूणपोष है यह एक त्रिगुणित संरचना है। त्रिगुणित संरचना को बनने के लिए मतलब भ्रूणपोष का निर्माण होने के लिए, यह जो आपका भ्रूणपोष दिख रहा है इसका निर्माण होने के लिए द्विनिषेचन की क्रिया होती है। इसके निर्माण के लिए द्विनिषेचन की क्रिया होती है। भ्रूणपोष के निर्माण के लिए द्विनिषेचन की क्रिया होती है, और द्विनिषेचन का खोज जो है एक महान वैज्ञानिक नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आपको कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि द्विनिषेचन का खोज किसने किया था, तो द्विनिषेचन का खोज नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और द्विनिषेचन के द्वारा ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है जो कि एक त्रिगुणित संरचना है। और द्विनिषेचन में क्या होता है कि जब दो नर युग्मक एक मादा युग्मक से संलयित होता है, मतलब दो नर युग्मक एक अंडा से संलयित होता है तो उसे ही हम लोग द्विनिषेचन की क्रिया कहते हैं। और वह जो भ्रूणपोष है वह एक त्रिगुणित संरचना है, क्योंकि द्विनिषेचन के बाद त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसे हम लोग भ्रूणपोष कहते हैं। और यह जो ए है, ए में जो n दिख रहा है इसका मतलब होता है अगुणित, और यह जो 2n है यह है द्विगुणित। आप जो जानते हैं कि नर युग्मक, हम लोग जो जानते हैं नर युग्मक, आप लोग जानते होंगे नर युग्मक और जो मादा युग्मक, नर युग्मक और जो मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक जो है यह दोनों ही अगुणित संरचना है। और अगले हम प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि जो युग्मनज होता है वह द्विगुणित संरचना है, और जो भ्रूणपोष होता है वह त्रिगुणित संरचना है। अगर आपको कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ दे कि नर युग्मक कैसी संरचना है या मादा युग्मक कितने क्रोमोसोम के होते हैं, तो आपको वह बताना है कि यह एक अगुणित संरचना है। अगर आपको प्रश्न पूछ दे युग्मनज का तो यह होता है 2n जो कि द्विगुणित संरचना। अगर आपको प्रश्न पूछ दे भ्रूणपोष तो यह आपको बताना 3n, यह एक त्रिगुणित संरचना है। और यह जो भ्रूणपोष है यह द्विनिषेचन के फलस्वरूप बनता है, और द्विनिषेचन का खोज एक महान वैज्ञानिक नवास्चिन ने किया था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का जो अगला प्रश्न है वह कहता है कि निम्नांकित में किसमें पादप का अगुणित होता है। इसमें से कहा जाता है कि किसमें पादप का अगुणित होता है। अगर आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं तो कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग का जो पहला ऑप्शन कहता है ए में शैवाल, ऑप्शन नंबर बी में है कवक, ऑप्शन नंबर सी में है ब्रायोफाइटस, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो आप यह जो प्रश्न निम्नांकित में मतलब नीचे में किसमें पादप का अगुणित होता है, तो हम लोग जानते हैं कि शैवाल भी पादप का अगुणित होता है, कवक भी पादप का अगुणित होता है, ब्रायोफाइटस भी पादप का अगुणित होता है। इसका मतलब इसका तीनों सही है। और ऑप्शन नंबर डी जो हम लोग को दिया गया है वह इनमें से सभी, इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। मतलब इनमें से सभी इसका सही उत्तर है। पादप का अगुणित अगर आपको पूछा जाए तो आप शैवाल भी बोल सकते हैं, कवक भी बोल सकते हैं, ब्रायोफाइटस भी बोल सकते हैं। अगर तीनों ऑप्शन में दे दे तो आपको इनमें से सभी को टिक लगाना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का जो अगला प्रश्न है वह कहता है कि मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। तो हम लोग जानते हैं हम लोग जो है वह प्राइमेट्स ऑर्डर के सदस्य हैं। हम लोग जो है प्राइमेट्स ऑर्डर के व्यक्ति है। और जो हम लोग का कुल पूछा जा रहा है तो हम लोग का जो कुल है वह होमिनिडी होता है।
तो हम लोग का जो कुल है वह होमिनिडी होता है और हम लोग का जो ऑर्डर है वह प्राइमेट्स होता है। अगर आप इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं तो आंसर देखिए, क्योंकि हम अभी तुरंत आंसर आपको बता चुके हैं। आप हमारे हौसला को बढ़ाने के लिए इसका सही उत्तर हमारे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं कि आप लोग हमको इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट में शेयर करते हैं कि नहीं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम आप लोग को इससे पहले भी बता दिए कि हम लोग जो है वह प्राइमेट्स ऑर्डर के सदस्य हैं और हम लोग का अगर कुल पूछा जाए तो वह होमिनिडी का सदस्य है। तो इस प्रश्न का आप सही उत्तर हमारे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का जो अगला प्रश्न है वह कहता है कि युग्मक, हम लोग का जो प्रश्न है कहता है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। हम लोग से अब की बार पूछा जा रहा है कि जो युग्मक है वह किस प्रकार के होते हैं। तो युग्मक जो भी होते हैं वह अगुणित होता है, क्योंकि युग्मक जो है वह एक सेट में पाया जाता है। इस प्रश्न का अगर आप सही उत्तर जानते हैं तो हमारे कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग का जो ऑप्शन नंबर ए है हैप्लॉइड, ऑप्शन नंबर बी जो है वह है डिप्लॉइड, ऑप्शन नंबर सी है पॉलीप्लॉइड, ऑप्शन नंबर डी है नलिम्लॉइड। तो आप अगर इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं तो हमारे कमेंट में शेयर कीजिएगा, अन्यथा हम आपको यह बता देते हैं कि इस प्रश्न का कहता है युग्मक जो होता है वह इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, यह अगुणित होता है। अगुणित का मतलब जो एकल जीव होता है, जो एकल संरचना होता है, और एकल जीव को हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए हैप्लॉइड इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो डिप्लॉइड आपको दिख रहा है इसका मतलब है द्विगुणित। तो हम लोग का जो युग्मक होता है चाहे वह नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, दोनों ही अगुणित होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हैप्लॉइड होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का जो अगला प्रश्न है वह कहता है कि ईस्ट में, हम लोग का जो अगला प्रश्न है कहता है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। हम लोग का जो पहला प्रश्न है, मतलब हम लोग का जो अगला प्रश्न है वह कहता है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मुकुलन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है विखंडीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है परागन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी के द्वारा। तो आपको बताना यह जो ईस्ट है वह ईस्ट में किस प्रकार का परागन पाया जाता है। इस प्रश्न का आप सही उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग को कमेंट को शेयर करते समय एक परेशानी होता होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में नंबर नहीं दिया गया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उस प्रश्न का क्वेश्चन भी लिख के प्लस उसके साथ में कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको समझ में आप किस प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं या गलत दिए हैं। आप लोग इसका प्रश्न अगले बार से जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर भी दिखेगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर